गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आशा करते हैं कि आप सहपरिवार कुशल मंगल होंगे। बेटा आज हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम 12th एग्रीकल्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे। और एग्रीकल्चर जो है, कृषि विज्ञान जो है, उसका हमने पहला चैप्टर लिया है पादप प्रजनन, प्लांट ब्रीडिंग। उसकी परिभाषा क्या है, उद्देश्य क्या है और पादप प्रजनन जो है उसकी विधियां क्या है, कि पादप प्रजनन क्या है, ये क्या उनके उद्देश्य हैं, क्या उनकी परिभाषाएं हैं, ठीक है, और पादप प्रजनन की कौन कौन सी विधियां जो हैं वो काम में ली जाती हैं। देखिए बेटा, मानव जो है ये प्राचीन काल से ही, मानव जो है ये प्राचीन काल से ही जो है जंगली पादप जो होते हैं, उन जंगली पादपों का चयन कर उनमें उनको उपयोगी बनाया है। मानव प्राचीन काल से ही क्या कहा है, जो जंगली पादप होते हैं जंगलों में उगते सामान्यतया, उन जंगली पादपों में से उपयोगी पादपों का चयन करके फसल उत्पादन को बढ़ाया है। यानी मानव प्राचीन काल से ही ये प्रयोग करता आ रहा है कि वो जो अच्छे पादप हैं, अच्छी गुणवत्ता वाले जो पादप होते हैं, उनका चयन करके उन्हें फसली पादपों में रूपांतरित करता आ रहा है। ठीक है बेटा। उसके अलावा जब वैज्ञानिक युग आया तो वैज्ञानिक जो हैं उन्होंने पादप जो है, पादप प्रजनन की अनेक विधियां जो हैं उनकी खोज की। पादप प्रजनन जो है उसकी अनेक विधियां जो हैं उनकी खोज इनके द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा की गई। और उन पादप प्रजनन विधियों के द्वारा जो है मानव जो है उत्पादन जो है उसमें काफी वृद्धि हुई है उन विधियों के द्वारा। ठीक है। तो पादप प्रजनन की विधियां कौन सी हैं और कौन से वैज्ञानिकों ने ये विधियां दी हैं, कौन सी हैं, ठीक है बेटा। उसमें हम सबसे पहले लेते हैं निल्सन एहिल। निल्सन एहिल नामक जो वैज्ञानिक थे, निल्सन एहिल, उन्होंने एकल पादप वर्ण, एकल पादप वर्ण जो है ये विधि दी। किसने? निल्सन एहिल ने। जब वैज्ञानिक युग आया तो वैज्ञानिकों ने पादप प्रजनन की अनेक विधियां दी, जिसमें निल्सन एहिल जो थे उन्होंने एक विधि दी थी एकल पादप वर्ण, ये विधि दी थी, ठीक है, जिससे फसल उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। उसके बाद एहिल के बाद जोहानसन नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने शुद्ध वंशाक्रम सिद्धांत दिया। शुद्ध वंशाक्रम जो सिद्धांत है ये दिया था जोहानसन ने। जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने शुद्ध वंशाक्रम जो सिद्धांत जो दिया था, ये दिया। उन्होंने पढ़ा भी होगा बेटा आपने 11th में कि जोहानसन नामक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने कौन सा शब्द दिया था? जीन शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है वो जोहानसन के द्वारा किया गया था। और पादप प्रजनन जो है उसमें उन्होंने शुद्ध वंशाक्रम सिद्धांत जो है ये दिया। ठीक बेटा। और ये सिद्धांत जो है ये 1900 ईस्वी के अंतर्गत दिया गया था। ठीक बेटा। उसके बाद मेंडल पढ़ा होगा बेटा आपने। मेंडल जो थे इन्होंने 1856 में, मेंडल जो थे उन्होंने 1856 में वंशागति के नियम दिए। मेंडल जो थे उन्होंने वंशागति के नियम दिए थे। कब दिए थे? 1856 में दिए थे। ठीक है। और इन नियमों की खोज 1900 ईस्वी में की गई थी। ये जो नियम थे इनकी खोज कब की गई थी बेटा?
1900 ईस्वी में इनकी क्या की गई थी, खोज की गई थी। मेंडल के नियमों को 1856 में मेंडल ने ये नियम दिए थे और 1900 ईस्वी में इनकी खोज की गई थी, पुनः खोज हुई थी वंशागति के नियम। ठीक है बेटा। उसके बाद अनेक, जब पादप प्रजनन की जो क्रियाएं हुई तो अनेक विधियां हुई, जैसे एकल पादप वर्ण जो सिद्धांत था, शुद्ध वंशाक्रम सिद्धांत था, वंशागति के जो नियम थे उनकी खोज होने के बाद ये पता लगा कि जीन जो हैं ये गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। जीन जो हैं ये किस पर स्थित होते हैं, गुणसूत्र जो है उन पर स्थित होते हैं जीन। ठीक है, इन नियमों के आधार पर यह पता लगाया। और उसके बाद जैसे जैसे खोज होती गई तो अनेक विधियां जो हैं, अनेक जानकारियां जो हैं वो प्राप्त हुई। जैसे जीन अन्योन क्रियाएं जो हैं, यानी जीन के बीच जो क्रियाएं होती हैं उनकी खोज हुई। उसके अलावा सहलगनता जो है उसकी खोज हुई। तो ये प्रारंभिक खोजें हैं जो पादप प्रजनन में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं? एकल पादप वर्ण जिसने निल्सन एहिल के द्वारा दी गई है। जोहानसन ने शुद्ध वंशाक्रम सिद्धांत दिया 1900 में। 1856 में मेंडल ने वंशागति के नियम दिए थे जिनकी पुनः खोज हुई थी 1900 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद ये पता लगा कि जीन जो हैं ये गुणसूत्र पर स्थित होते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये गुणसूत्रों के द्वारा ही स्थानांतरित होते हैं। जीन अन्योन क्रियाएं ज्ञात हुई, सहलगनता क्या है ये ज्ञात हुई। तो ये प्रारंभिक स्थिति थी पादप प्रजनन के लिए। और जब ये स्थितियां प्राप्त हुई तो इन स्थितियों के आधार पर हमारे देश यानी भारत में विभिन्न जो फसलें हैं उन पर विशेष कार्य किए गए। इन जानकारी जो है वो प्राप्त होने के बाद भारत जो है उसमें विभिन्न फसलों पर कार्य किया और विभिन्न फसलों पर कार्य करने से भारत में जो उत्पादन है वो काफी गुना बढ़ा। जैसे हम बात करें कि स्वतंत्रता के समय भारत जो है वो हजारों टन जो अनाज है वो विदेशों से निर्यात करता था, लेकिन ये तकनीकें जैसे जैसे विकसित हुई, फसलों पर विशेष कार्य हुए, तो विशेष कार्य होने से फसल जो है उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ी और भारत जो है वो एक आत्मनिर्भर देश बना। तो इस समय भारत में क्या किया गया, जैसे गेहूं की बोनी किस्म जो है उसका विकास हुआ। गेहूं की बोनी किस्म जो है उसका विकास हुआ। इसमें कपास जो है उसकी संकर किस्म जो है उसका विकास हुआ। गेहूं की बोनी किस्म बनाई गई, कपास जो है उसकी संकर किस्म बनाई गई और वो संकर किस्म थी H4 जो संकर किस्म थी उसका विकास किया गया। ठीक है, उसके अलावा मक्का जो है, मक्का की विशेष किस्में बनाई गई, धान जो है उसकी विशेष किस्में बनाई गई और इन्हीं किस्मों से उत्पादन बढ़ा और उत्पादन बढ़ने से भारत जो है वो आत्मनिर्भर देश बना। ठीक है, तो पादप प्रजनन जो है, इस पादप प्रजनन की जो विधियां हैं उन विधियों के द्वारा फसलों में ऐसे परिवर्तन किए गए जिससे उनकी उत्पादन क्षमता में एक अद्भुत क्रांति हुई जिसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं क्रांति के फलस्वरूप ही भारत जो है वो एक आत्मनिर्भर देश बना। ठीक है बेटा, तो ये है जो
पादप प्रजनन है उसके बारे में समान जानकारी। उसके बाद अब पादप प्रजनन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है वो पढ़ेंगे कि पादप प्रजनन क्या होता है, किसे कहेंगे पादप प्रजनन, और उसके बाद इसके उद्देश्य क्या होते हैं पादप प्रजनन के, वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसकी परिभाषा। पादप प्रजनन जो है उसकी परिभाषा क्या है, किसे कहेंगे हम पादप प्रजनन। पादप प्रजनन क्या है कि जो फसल होती है, फसल के जीन प्ररूप, फसल का जो जीन प्ररूप होता है, जीनोटाइप जो होता है, उसमें ऐसे परिवर्तन करना, जीन प्ररूप में ऐसे परिवर्तन करना जो मानव उपयोगी हो। क्या हो? मानव उपयोगी हो। फसल जो होती है उसके जीन प्ररूप जो होता है, भाई वो जीन किस प्रकार है, उस जीन प्ररूप में परिवर्तित कर मानव उपयोगी फसलों का विकास करने की जो तकनीक है वो क्या कहलाएगी? पादप प्रजनन कहलाएगी। कहने का मतलब पादप प्रजनन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या हो गया? मानव उपयोगी फसलों का निर्माण करना। ठीक है बेटा, अब ये इसकी परिभाषा हो गई। उसके बाद जो पादप प्रजनन की जो क्रिया है, पादप प्रजनन जो है, इस पादप प्रजनन में विभिन्न विधियां और विभिन्न सिद्धांत जो हैं उनका उपयोग किया जाता है। विभिन्न विधियां और विभिन्न सिद्धांत जो हैं उनका उपयोग पादप प्रजनन के अंतर्गत किया जाता है। भाई क्या होता है कि जो स्टार्टिंग में हमने बताया था कि ये सिद्धांत दिया गया था, एकल पादप वर्ण जो सिद्धांत दिया था, शुद्ध वंशानुक्रम जो सिद्धांत था, मेंडल के नियम थे, उन नियमों और विधियां और सिद्धांत जो हैं उनका उपयोग पादप प्रजनन में किया जाता है। ठीक है बेटा, अब पादप प्रजनन जो है इसके उद्देश्य क्या हैं? उद्देश्य की बात करें, मेन चीज ये आता है कि पादप प्रजनन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, यानी पादप प्रजनन के उद्देश्य क्या हैं। ठीक है बेटा, और उद्देश्य में हम सबसे पहला उद्देश्य लेते हैं अधिक उपज। प्रमुख उद्देश्य है ये पादप प्रजनन का अधिक उपज। अधिक उपज का मतलब क्या हो गया कि फसल जो है उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाना। तो पादप प्रजनन जो है इसका मुख्य उद्देश्य हो गया अधिक उपज प्राप्त करना, यानी फसल जो है उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाना। और पादप प्रजनन के द्वारा फसल की उत्पादन क्षमता को 20 से 25% तक बढ़ाया जा सकता है। कितना बढ़ा सकते हैं हम? 20 से 25% उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक बेटा, तो ये पहला उद्देश्य हो गया अधिक उपज प्राप्त करना। ठीक है बेटा, दूसरा है इसमें उत्पाद के गुणों में सुधार करना। उत्पाद के गुणों में सुधार करना, यानी फसल से जो हमें उत्पाद प्राप्त होता है उस उत्पाद के गुणों में क्या करना? सुधार करना। जैसे मीठी मक्का है, ठीक है, उसके अलावा जो फल हैं, फल का आकार और फल का स्वाद, इनमें वृद्धि करना। भाई फल के आकार में वृद्धि करना, जिससे उत्पादन बढ़ेगा, फल का आकार बढ़ेगा तो, और फल जो है उसके स्वाद में वृद्धि करना। ठीक है, दाल है, दाल जो है इसमें प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि करना, जो दालें हैं उनमें प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि करना। तिलहन है, तिलहन जो है इनमें तेल की मात्रा में वृद्धि करना। जो तिलहन होते हैं, तिलहन फसल होती हैं, उनमें तेल की मात्रा में क्या करना?
वृद्धि करना। ठीक है, उसके अलावा जो है कि कपास जो है उसके जो रेशे होते हैं उनकी लंबाई में वृद्धि करना। कपास के जो रेशे होते हैं उनकी लंबाई में वृद्धि करना, यह है उत्पाद के गुणों में सुधार करना, कि जो फसलों से हमें उत्पाद प्राप्त होते हैं उन उत्पाद के गुण जो होते हैं उनमें वृद्धि करना। यह भी पादप प्रजनन का एक उद्देश्य है। ठीक है बेटा, तीसरा उद्देश्य हम यहां लेते हैं, तीसरा है रोग व कीट प्रतिरोधी किस्मों का विकास। रोग व कीट प्रतिरोधी जो किस्म हैं उनका विकास करना। देखिए बेटा, आपने पढ़ा होगा और सामान्यतः देखते भी हैं कि फसलों में विभिन्न प्रकार के रोग और कीट जो होते हैं ये फसलों में बहुत हानि पहुंचाते हैं, जिससे फसल जो है उसकी उत्पादन क्षमता में कमी आती है। तो पादप प्रजनन के द्वारा रोग और कीट प्रतिरोधी जो किस्में हैं उनका विकास किया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी पादप प्रजनन का क्या है, उद्देश्य है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि बीटी कॉटन, बीटी कपास जो होती है वो कीट प्रतिरोधी किस्म है, बीटी बैंगन है, बीटी आलू है, बीटी मक्का है, तो वो कीट और रोग प्रतिरोधक किस्में हैं जिनके कारण उनमें रोग और विशेष कीट जो है वो फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। ठीक है बेटा, नंबर 4 है अधिक दक्षता, अधिक दक्षता प्रतिरोधी किस्मों का विकास। अधिक दक्षता प्रतिरोधी किस्मों का विकास, ये क्या है बेटा, अधिक दक्षता। अधिक दक्षता का मतलब क्या है कि कोई भी फसल है वो किसी भी खाद या उर्वरक जो है उस पर उसकी कम निर्भरता। भाई आपने सामान्यतः फसलों में खाद नहीं डालते हैं तो उनमें उत्पादन कम होता जाता है, यानी फसल उस खाद या उर्वरक के प्रति निर्भर है। लेकिन पादप प्रजनन के द्वारा ऐसी किस्मों का विकास करना जो खाद उर्वरक जो है उन पर कम निर्भर हो, साथ में जल की कमी को सहन करने की क्षमता हो। जल की कमी है, ठंड है, गर्मी है और जल की कमी है, सूखा वाला जो क्षेत्र है उसमें जल की कमी को सहन करने वाली जो किस्में हैं उनका विकास करना। तो अधिक दक्षता प्रतिरोधी किस्मों का विकास भी पादप प्रजनन का एक उद्देश्य है। ठीक है बेटा, उसके बाद नंबर 5 लेते हैं, इसमें कम अवधि। कम अवधि का मतलब यह है कि जो आपकी फसल है वो कम समय में तैयार हो, या इसको आप कह सकते हैं शीघ्र पकना। आपकी जो फसल है वो अगर कम समय में पकती हैं तो उत्पादन हमें कम समय में भी प्राप्त हो जाता है। साथ में एक फसल और दूसरी फसल के बीच जो है वो समय भी बच जाता है। कई बार क्या होता है कि एक फसल लंबे समय तक चलती है तो उससे दूसरी जो फसल, अगली जो सीजन में आने वाली जो फसल है वो फसल प्रभावित होती है। तो पादप प्रजनन के द्वारा कम अवधि की या शीघ्र पकने वाली जो फसल हैं उनका विकास भी किया जा रहा है कि कम समय में वो तैयार हो जाएं, ताकि हमारा जो फसल चक्र है, जो एक ऋतु के बाद दूसरी फसल बोई जाती है, दूसरी ऋतु के बाद फिर पहली फसल बोई जाती है, जो फसल चक्र होता है वो चक्र प्रभावित नहीं हो। और इसी कारण ही धान और गेहूं जो है उसका फसल चक्र संभव हो चुका है,
क्योंकि धान अगर लंबे समय तक है या गेहूं लंबे समय तक है तो ये फसलें एक दूसरे को प्रभावित कर सकती हैं। अगर ये कम समय में परिपक्व हो जाती हैं, उत्पादन देना शुरू कर देती हैं, तो धान और गेहूं का जो फसल चक्र है वो भी बना रहता है। तो ये बेटा 5 उद्देश्य हम आपको बताए। एक तो अधिक उपज प्राप्त करने वाली किस्मों का विकास करना, उत्पाद जो है उसके गुणों में सुधार करना, रोग व कीट प्रतिरोधी किस्में जो हैं उनका विकास करना, अधिक दक्षता प्रतिरोधी किस्में जो हैं उनका विकास करना, और कम अवधि या शीघ्र पकने वाली जो फसलों की किस्में हैं उनका विकास करना। ये है पादप प्रजनन का उद्देश्य। ठीक है बेटा, आज 5 ही पढ़ाएंगे। तो अपना जो पहला चैप्टर है उसमें हमने जनरल चीज पढ़ी पहले तो कि पादप प्रजनन है, कब से शुरू हुआ, जैसे प्राचीन काल से हुआ, फिर वैज्ञानिक विधियां आई, वैज्ञानिक विधियों के बाद पादप प्रजनन शुरू हुआ, उनकी जीन प्रारूप में बदलाव किया गया और मानव उपयोगी फसलें निर्मित की गई। और उनका ही एक उदाहरण है कि भारत जो है जो स्वतंत्रता के समय विदेशों से हजारों टन अनाज जो है उसका निर्यात करता था, और जब ये परिवर्तन आया, पादप प्रजनन की विधियां आई, ऐसी ऐसी किस्में बनी जिससे उत्पादन बढ़ा और भारत जो है वो आत्मनिर्भर देश बना। ठीक है, और उसके बाद ये 5 जो है ये मैंने आपको बताया कि पादप प्रजनन के उद्देश्य क्या है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।